डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। दोस्तों, आज से हम लोग आपको एक सीटेट एग्जाम की सीरीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस सीरीज में क्या होगा, इस सीरीज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2019 तक की जो भी एग्जाम्स आपके हो चुके हैं सीटेट में, कुल 11 या 12 प्रैक्टिस सेट्स होंगे। उन 12 प्रैक्टिस सेट्स को मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा आपको बोर्ड पर सेट वाइज पूरा। तो उन प्रैक्टिस सेट में 5 सेक्शंस होंगे, 5 में से एक ऑप्शनल वाइज सेक्शन छोड़कर बाकी 4 सेक्शंस को मैं बोर्ड पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 सेक्शंस को सॉल्व करवाऊंगा। उसके साथ ही साथ आपको जो है जो भी उसमें डाउट्स हैं उन सभी को मैं यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना सीटेट का जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों ने अभी तक जो प्रिपरेशन तैयारी कर ली होगी, उसका एग्जाम 5 जुलाई को है। ठीक है, तो उसके आधार पर अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन तो सारी कर ली है, बस उसकी क्या है, अब आपको अपने चेक करना है कि आपने कैसे तैयारी की है। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली का डेली। आज जैसे मैं भाग 1 स्टार्ट करूंगा। भाग 1 हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला भाग होगा। इसके बाद दूसरा भाग पोर्शन जो होगा वो गणित का होगा, तीसरा पोर्शन जो होगा वो ईवीएस का होगा, चौथा पोर्शन जो होगा वो हिंदी का होगा। ठीक है, इसी प्रकार हर सेट वाइज में सीरियल बाय सीरियल इस तरह की चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बाल विकास में दिया हुआ दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या किसकी ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन आपके सामने है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त, मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो सीटेट में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहले हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ चारों ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। चारों ऑप्शन को एनालिसिस करने के बाद ही हम उसमें टिक कर सकते हैं किसी ऑप्शन में। क्वेश्चन को समझिएगा, शिक्षा क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या यहाँ पर जो शब्द है, ये जो आपका वर्ड आया पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? पाठ्यचर्या में क्या हो जाता है कि जो स्कूल का जो विद्यालय हमारा, उसका जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, उसका जो शेड्यूल है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसकी किसकी ओर संकेत करती है? तो शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। शिक्षण पद्धति में जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें विषय वस्तु जो भी आपका पढ़ाने के लिए लाते हैं, क्लास में मटेरियल यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, उसमें विषय वस्तु हो गई वो। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अभी मैंने बताया आपको पाठ्यचर्या शब्दावली मीन्स क्या हो जाता है, वो सभी चीजें जो आपकी क्या होते हैं, स्कूल के पूरा सिस्टम, पूरा एक मॉड्यूल जो होता है वो पूरा यूज होता है इसमें। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया, मतलब चेक करने वाला हो गया, मूल्यांकन करना आपको। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, वही पहले ऑप्शन जैसे हो, कक्षा में पढ़ाते समय आप कौन सी पाठ्य सामग्री यूज कर रहे हैं। तो अब दोस्तों आप बताएं सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आपका, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति वो मूल रूप से किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो शिक्षण, अब जो इसमें बात हो रही है शिक्षण की खेल पद्धति, शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से इसके लिए बात हो रही है। तो शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा, तो इसको पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन 3 ऑप्शंस में। इन 3 ऑप्शंस में क्या है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर। तो शिक्षण पद्धतियां भी, अब शिक्षण खेल पद्धति, तो शिक्षण पद्धति इसमें इसका कोई अर्थ नहीं यहाँ पर बनता। शिक्षण पद्धति भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा आपका ऑप्शन। अब बचेगा 2 ऑप्शन, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत, विकास एवं वृद्धि। तो निचली कक्षाओं में जो खेल कूद शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है, उसमें क्या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अंतर्गत वो नहीं होती। खेल पद्धति जो होती है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम उसमें नहीं सम्मिलित करने होते हैं। उसमें बच्चे का विकास एवं वृद्धि हो, उसका मतलब वृद्धि हो और उसका विकास हो। भाई वहां खेल होगा तो उसके शारीरिक विकास होगा ही होगा, वृद्धि भी होगी। तो उसके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो होगा निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति, ये मूल रूप से उस पर आधारित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ना होकर के इसमें हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब एक बच्चा है वो अतीत की जो घटनाएं हैं उन्हीं के समान अनुक्रियाओं के आधार पर जो नई घटनाएं, जो नई स्थिति होती है उनके प्रति अपनी अनुक्रिया देता है। यह संबंधित है, यह कथन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। सीखने का सादृश्यता नियम, दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, चौथा है सीखने का तत्परता नियम। तो दोस्तों देखते हैं क्या हो जाएगा।
तो सीखने का जो सादृश्यता नियम, सादृश्यता मतलब उसी के अनुरूपता नियम, अनुरूपता मतलब उसी के समान हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अपनी अनुक्रिया देता है, उसी के समान हो जाएगा। दूसरा क्या है, सीखने का प्रभाव नियम। प्रभाव नियम का मतलब क्या हो जाएगा, जो उसने उसका जो अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं उसी की घटनाओं का जो वहां पर जो उसने अनुभव रहा उसी के आधार पर जो उसका प्रभाव, उन्हीं घटनाओं का जो प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पर जो अपनी अनुक्रियाएं व्यक्त कर रहा है, उसके प्रति जो अपनी अनुक्रिया दे रहा है वो उन्हीं घटना का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीखने का प्रभाव नियम। तीसरा सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। चौथा है तत्परता। तत्परता मतलब तत्परता तैयारी का नियम हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, इसका भी ऑप्शन नहीं बनता है। इसमें होगा क्या, सादृश्यता या तो अनुरूपता नियम या फिर प्रभाव नियम। तो अभी मैंने आपको बताया जो उसके साथ अतीत में घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं की घटनाओं का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों। देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। ये अब क्या है, अधिगम अक्षमताएं आपने पढ़ी होंगी, अधिगम अक्षमताओं से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, चार ऑप्शन आपके सामने, मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। इसका जो सही ऑप्शन जो डिस्लेक्सिया जो होता है दोस्तों वो पठन विकार से संबंधित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम से आता ही आता है। मतलब एक अधिगम अक्षमता आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। अगर आपको अधिगम अक्षमताएं नहीं आती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा हुआ है अधिगम अक्षमताओं का, वहां से आप इसको अधिगम अक्षमताएं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5th नंबर क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समझ रहे ना दोस्तों, ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं जो किसी न किसी उसमें कमजोर होते हैं, जैसे विकलांग वाले बच्चे हो जाते हैं जिनको जरूरत होती है, दृष्टिबाधित बच्चे आ जाते हैं तो उनको विशेष जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ पहला ऑप्शन हो जाएगा कि उन बच्चों की जो शिक्षा है उनका क्या अन्य सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा उपलब्ध कराएं। दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष जो बच्चे होते हैं उनको विशेष विद्यालय में, अन्य विशेष विद्यालयों में विशेष उनके साथ साथ जो विशेष बच्चे और जो उनके साथी बच्चे हैं उनके साथ साथ जो डेवलप्ड आपकी जो पद्धतियां हैं, जो आप उनकी जनरेशन जो डेवलप्ड हो चुकी चीजें उनके साथ साथ उनको क्या है वहां पर टीचिंग दें। थर्ड ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, केवल विशेष विद्यालयों में। चौथा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष विद्यालयों में तो ऑप्शन हो क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन है तो ये वाला हो जाएगा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो ये ऑप्शन तो पहले ही हटा देंगे हम लोग। ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन तो ये विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। अब देखिए विशेष शिक्षक तो होंगे लेकिन अगर इसके कंपेयर में ये वाला कोई ऑप्शन देखा जाए विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति, तो इससे बेटर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा हटा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसके बेटर, इससे कंपेयर में ये सही होगा। अब पहला ऑप्शन दिया दोस्तों अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो आप लोगों ने शिक्षण शास्त्र में या अपना सीटेट में आप देखते हैं कि जो बच्चा होता है, यार सामान्य भी बच्चे विद्यालय में बच्चे देखते हैं तो कोई बच्चा हो वो बच्चा तब ज्यादा सीखता है जब वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ में रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ में रहेगा तो उसके साथ में उठना बैठना उसका रहेगा, उसके साथ में कोई भी टेस्ट होगा उसके साथ वो अपनी तुलना करेगा, उसी के साथ खेलेगा, उसी तो वो सीखेगा कि हम इससे इस क्षेत्र में हम इससे पीछे हो रहे हैं तो हमें और मेहनत करके इस क्षेत्र में इससे आगे होना चाहिए। तो जब अन्य सामान्य बच्चों के साथ वो रहेगा तो थोड़ा सा उसका विकास ज्यादा होगा। दूसरी चीज, अब यहाँ बात हो रही थी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अब बात यहाँ इसकी हो रही थी। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले से थोड़ा सा उनका जो हीन भावना का वो रहेगी कि हम दूसरे लोगों से उतना वो नहीं कर पा रहे तो हम पहले से पिछले। तो जब उनको अगर हम विशेष तरह के बच्चों के साथ रखेंगे तो उनको लगेगा सब यहाँ एक ही तरह, लेकिन जब उनको सामान्य बच्चों के साथ रखेंगे तो उनको जब उन्हीं के साथ साथ उनका जब विकास होगा तो उनको लगेगा हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो जब इस तरह की भावना उनके अंदर जागृत होगी तो वो लोग और आगे कुछ ना कुछ ज्यादा करने की चेष्टा उनके अंदर रहेगी, तो उन लोगों का विकास जल्दी होगा। तो इस ऑप्शन की तुलना में सबसे बेटर ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ उसकी जो है वो क्या होनी चाहिए, शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन जो है उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनानी है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दूसरा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के लिए यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा,
अब पहले ऑप्शन देख लीजिए, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो आपको हमेशा शिक्षण शास्त्र हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप विद्यार्थियों में तुलना नहीं करेंगे। तुलना करने, कभी भी तुलना करके आपको किसी को नहीं आगे बढ़ाना। तुलना करना हमेशा विद्यार्थियों में गलत हीन भावना होता है। तुलना नहीं करना, तुलना करने वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही क्या है, लोगों के बीच में बहुत ही उलझा रहता है, बहुत इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्यों? इसमें ऑप्शन, ये इसमें टिक क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी उपाधि देना, ये टिक करना है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चे का नहीं, बच्चे के दृष्टिकोण से नहीं, ये क्वेश्चन जो वो शिक्षक के दृष्टिकोण से। तो शिक्षक के दृष्टिकोण से क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्या शिक्षक कभी भी शिक्षार्थी को उपाधि देगा? नहीं, उपाधि नहीं देगा। अगर वो उपाधि किसी शिक्षार्थी, मान लिया एक हमने इसको उपाधि दे दी और बगल वाले शिक्षार्थी को उपाधि नहीं दी, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी कि हमसे आगे बहुत ज्यादा है। तो उपाधि देना हमेशा क्या बच्चों को पीछे ले जाता है, आगे की ओर बढ़ावा नहीं देता है। तो उपाधि देने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं सही होगा। ठीक है, अब देखिए तो थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। बात यहां देखिए क्या होगी, विविध तरीकों का। आपको अगर किसी भी ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन मिलता है जो जिसमें विविध तरीकों की बात होती है, नए नए तरीकों से आप बच्चे को सिखाते हैं, तो ऑप्शन जो होगा वहां पर सबसे बेटर ऑप्शन, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो वही ऑप्शन होगा। इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन? तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, उनमें से आपको देखना कि कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला सृजनात्मक विचार, मतलब क्रिएटिव आइडियाज हैं। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने। तो इसमें क्या है, जो सृजनात्मक विचार होंगे यानी कि जो क्रिएटिव आइडियाज होंगे, वो जो एक विद्यार्थी वो प्रतिभाशाली होने का उसका संकेत होता है। मतलब सृजनात्मक विचार उसके अंदर होने चाहिए, किसके लिए? प्रतिभाशाली होने के लिए। दूसरा है सी ऑप्शन, अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब किसी चीज को व्यक्त करने के लिए उसमें क्या है, वो नए नए तरीकों से अपने जो मन के विचार है उनको नए नए तरीकों से वो व्यक्त करता है। ठीक है, तो उसमें हमेशा वो नवीनता रखता है। तो ये जो होगा ये भी ये प्रतिभाशाली होने का लक्षण होता है, मतलब वो अपनी चीजों को नए नए तरीके से व्यक्त कर रहा है। अगला ऑप्शन है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है? जिज्ञासा, जिज्ञासु प्रवृत्ति होना, मतलब किसी भी बात की जानकारी पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहना कि हमें ये भी जानकारी मिल जाए, ये जानकारी मिल जाए। तो जिज्ञासु होना भी क्या होता है, प्रतिभाशाली होने का तो लक्षण होता है दोस्तों। अब ऑप्शन बचा के दोस्तों, दूसरों के साथ झगड़ा करने वाला बच्चा जो है प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अच्छा लगा दोस्तों? दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। ऑप्शन आते हैं पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग और स्किनर। इन चारों में ये जो स्टेटमेंट है ये इसमें से किसका है? जीन पियाजे का है, पावलोव का है, कोहलबर्ग का कि स्किनर का है? तो दोस्तों ये तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दोस्तों आपको बोला है किसने? जीन पियाजे ने। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा? जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 9वां नंबर, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि जो कृतिका एक लड़की है वो अक्सर जो घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा ऑप्शन आपके सामने, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा ऑप्शन आपके सामने, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब आप सोचिए अगर आपकी बात करी जाए तो अगर आप अपनी तुलना करें तो आप क्या होता है, उन दोस्तों के साथ जो है ज्यादा घुलते मिलते हैं या उन दोस्तों के साथ ज्यादा बात करते हैं जो आपके विचारों आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें अगर हंसी मस्ती मजाक की बात करते हैं तो उसमें क्या हंसते हैं। अगर किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आपकी बातों को रिएक्ट ही नहीं करता, कोई रिएक्शन ही नहीं देता, तो क्या आप उससे ज्यादा बात करते हैं? नहीं, आप उसके सामने बहुत ही कम बोलते हैं या उससे बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह ये भी है। तो कृतिका क्या है, अपने घर पे ज्यादा बात नहीं करती, इसका मतलब घर पे कुछ ऐसा माहौल होगा कि उसकी ज्यादा बात को इंपॉर्टेंस ना दी जाती हो। लेकिन स्कूल में ज्यादा बोलती, उसको स्कूल में टीचर्स हो, उसका कुछ फ्रेंड्स हो जो क्या हो उसको जो है उसको बात करने का अवसर देती हूँ, मतलब उसकी बातों क्या होती है एक्सेप्ट करती हूँ और उसकी बातों पर रिएक्शन देती हूँ। तो ऑप्शन सब देखिए, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हटा देंगे। ठीक है,
शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये तो कोई बात ही नहीं, शिक्षकों की ऐसी कोई डिमांड नहीं होती कि बच्चे स्कूल में खूब बात करें। स्कूल में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, ना कि शिक्षक ये चाहते हैं कि आप बात करें यहाँ। ठीक है। तीसरा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। ये ऑप्शन हो सकता है घर पसंद ना हो, लेकिन चौथा ऑप्शन देखते हैं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। मतलब उसके जो विचार है वहां पर विद्यालय में उनको जो है मान्यता मिलती है, वो अपनी बात खुलकर कह सकती है बिना किसी भय के, तो वहां पर उसलिए ज्यादा बात करती है। तो इसलिए ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उसके विचारों को विद्यालय में ज्यादा मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा 4 क्षेत्र आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है क्या सामाजिक दर्शन, तीसरा ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान, चौथा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए जो दोस्तों होता है, तो शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। सामाजिक दर्शन इसमें कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है। अब इसमें मीडिया मनोविज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं होता। बचे ऑप्शन 2, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान। तो अपने विद्यार्थियों को समझना जो तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ना कि शिक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। अभिप्रेरणा जो है वो शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, या पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। जो मतलब इसके पहले आप सीख चुके हैं उसको जो अब सीख रहे हैं उससे अलग करती है। या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाए, मतलब शिक्षार्थी एक डायरेक्शन में सोचे। या फिर शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा के मोटिवेशन, जैसे आप किसी को देख के आप मोटिवेट होते हैं। आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसके आपको वो व्यक्ति आपको अच्छा लगा, आपको उसके जो विचार हैं वो अच्छे लगे, तो आपने उसको अपना क्या आइडियल मान लिया, उसको अपना आदर्श बना लिया। तो अभी उससे क्या आप अभिप्रेरित हो रहे हैं, आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है। अभिप्रेरणा क्या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को नहीं, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पाना नहीं मिला। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पाना, वो अभ्यास करेंगे, याद कर चीजों को बार बार पढ़ेंगे या बार बार याद करेंगे, तो वो उसमें उनकी स्मरण शक्ति पैनी होगी, ना कि अभिप्रेरणा। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऐसा हो नहीं सकता, आप जो पहले सीख चुके हैं उसी को आप बाद वाले अधिगम से जोड़े। जैसे आप स्टार्टिंग क्या होता है, बच्चे को आप कहते हैं 1 2 सिखाते हैं, 1 2 3 इस तरह के सिखाते हैं। पहले आप गिनतियां सिखाते हैं, गिनतियां सिखाने के बाद क्या होता है, तब आप उसको जोड़ना सिखाते हैं, गुणा करने के लिए पहले आप उसको टेबल सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तब एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मतलब पहले वाली चीजों को अगर आप भूल जाएंगे, आप हटा देंगे, दूसरी चीजों को उसके नए, मतलब हमेशा जो इसके पहले वाली चीजें हैं, बाद वाली जो चीजें हैं उस पर आधारित होंगे, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और ज्यादा अनुभव से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन अलग करना गलत हो जाएगा। ठीक है। आखिर थर्ड ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग बनाती है। अब एक दिशा में सोचने को मतलब अगर आप अपना गोल या एम क्लियर करते हैं तो क्या होता है, तो फिर वो क्या होता है, वो एक दिशा में सोचने के योग्य होता है। लेकिन यहाँ अभिप्रेरणा है तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब जो भी आप सीख रहे हैं उसमें सीखने के प्रति जो रुचि का विकास है, जब आप अप्रेरित हो जाएंगे तो आपके अंदर उस चीज के प्रति रुचि का विकास हो जाएगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 12वां नंबर, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना क्या है, वो समृद्ध हो सकता है यदि क्या किया जाए। पहला ऑप्शन दोस्तों, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। मतलब जो वास्तविक दुनिया है उसके उदाहरण क्लास में लाया जाए, बच्चे लाएंगे, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब शिक्षार्थी जो है वो क्या करते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीखना 12वां नंबर क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध कब हो सकता है यदि। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने। ठीक है। आखिरी ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। आवधिक परीक्षा दोस्तों आप समझते हैं आवधिक परीक्षाएं क्या होती है। आवधिक परीक्षाएं वे परीक्षा जो मतलब एक निश्चित अवधि के बाद क्या हो रही हूँ, ली जा रही हूँ। जैसे हमारे लोगों के विद्यालय में क्या होता है, प्रथम मासिक परीक्षा होती है, फिर द्वितीय मासिक परीक्षा होती है, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, फिर तृतीय मासिक परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है। इसी तरह यही आवधिक परीक्षा है। ठीक है। मतलब एक निश्चित अवधि के बाद ये ली जा रही है।
तो इन पर ध्यान दें। इसके पहला होगा शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। अब शिक्षक को क्या है, वो अपनी जो चीजें पढ़ा रहे हैं उनको तरह तरह की व्याख्या दे, पहले चीजों व्याख्या दे, उसके बाद जो चीजें वो पढ़ा रहे हैं उनको स्पष्ट करे, बच्चों को उनको स्पष्टीकरण माध्यम समझाए, अच्छे से स्पष्ट करे, ठीक है। उसके ऊपर ऑप्शन कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामान का प्रयोग किया जाए। मतलब शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाने के लिए जो टीएलएम है शिक्षक सामग्री शिक्षण सामान जो है वो अधिक से अधिक प्रयोग करे, ठीक है। तो इसके पहले ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। मतलब जो आपकी रियल लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ है, आपकी डेली लाइफ है, उसके जो एग्जांपल्स उनको आप क्लास में लाएं, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, जिसमें स्टूडेंट्स मतलब बच्चे लाएंगे, आप तो जो ला रहे हो तो लाइए, बच्चे खुद लाएंगे और वो एक दूसरे से अंतःक्रिया भी करेंगे। आप भी जो उदाहरण है आप बच्चों को बताएंगे उदाहरण, तो विद्यार्थी एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। और जो टीचर होगा वो उनको उनके अंतःक्रिया करने में, उनको एक दूसरे को अपने विचार रखने में, उनकी बात सुनने में इस क्रिया को क्या करे, सुगम बनाए। तो इस आपका ऑप्शन नंबर ए के आगे ये जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन नंबर, थर्ड ऑप्शन नंबर, फोर्थ है, ये क्या है, ये तीनों कमजोर हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे प्रबल ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चीज समझानी है तो आप उस जो समझाने जो भी प्रश्न आपका है उसको आप समझाने के लिए क्या करें, उसको उस ज्ञान को आप उसके वास्तविक ज्ञान से, मतलब जो सांसारिक ज्ञान है उससे आप जोड़ दीजिए। तो उस घटना को बच्चा कभी भूल ही नहीं सकता है। आप बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं, पेड़ का फिगर बनाने के अगर आप उसको वास्तविक पेड़ दिखा देंगे तो वो बच्चा जिंदगी में कभी पेड़ के बारे में भूल नहीं सकता। वो जान जाएगा हाँ पेड़ ऐसा होता है, उसकी ऐसे शाखाएं होती, तना होता है, जड़ें होती हैं, वो उसको समझ जाएगा। बजाय चित्र की अपेक्षा वास्तविक चीजें ज्यादा जो है कारगर होती है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्नलिखित में से जो कथन है इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जिसको सीखने की विशेषता नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन दोस्तों आपने देखा क्या, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। कैसे अनअधिगम, हम बात करते हैं अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया। ये अनअधिगम क्या होता है, जैसे मतलब कि आप, अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। अनअधिगम मतलब आप किसी चीज को सीखना नहीं चाहते हैं फिर भी वो चीज आपको सीख जाते हैं। कैसे, इसका उदाहरण भी आपको देते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं तो वहां पर आपने देखा केले का छिलका पड़ा हुआ था, कोई एक आदमी निकला, उस पर उसका पैर पड़ा और वो गिर गया, ठीक है। आप कोई वहां सीखने के लिए नहीं जाते हैं, तो आपने क्या सीख लिया उसमें कि केले के छिलके अगर होता है तो उस पर अगर पैर पड़ता है तो व्यक्ति गिर जाता है, मतलब केले का छिलका रोड पर नहीं डालना चाहिए। आप वहां कोई सीखने के उद्देश्य से नहीं रोड पर जा रहे, आप जा रहे थे अपने किसी काम से, आपने देखा वो चीज आपने ऑटोमेटिक सीख ली। तो अनअधिगम में सीखने क्या हो जाएगी, प्रक्रिया। सीखना क्या है, लक्ष्योन्मुखी है। आप कोई चीज सीख रहे हो तो आप उसका एक लक्ष्य होता है, ठीक है। जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं तो आपका शिक्षक बनना एक लक्ष्य, उसे सीटेट को क्वालिफाई करना है, आपका क्या लक्ष्य है। तो सीखना क्या है, लक्ष्योन्मुखी है। फिर सीख व्यापक प्रक्रिया है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, इसको हम कैसे समझेंगे। व्यापक मतलब ये क्या है, व्यापक प्रक्रिया मतलब बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सीखना कभी भी बंद ही नहीं हो सकता, सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ, चाहे वो डायरेक्ट सीख रहा हो या समाज के द्वारा सीख रहा हो या कहीं पर भी आ जा रहा हो वहां पर सीख रहा हो, मतलब वो न सीखना चाहे तब भी वो कोई ना कोई चीज जिंदगी भर वो कोई ना कोई चीज सीखता रहता है दोस्तों। अब पहला ऑप्शन है, शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अब ये ऑप्शन दोस्तों आप सोचिए, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया केले वाला, जब आप रोड पर जा रहे थे तो आपने देखा केले का छिलका पड़ा तो वहां पर एक व्यक्ति गिर गया, तो क्या वहां पर तो आपने सीखा ना, अधिगम वहां पर भी हुआ आपका। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर्टिकुलर स्कूल में ही आप बैठ करके अधिगम से, कॉलेज में बैठ करके आप क्या कर रहे, सीख पा रहे हैं, आपने रास्ते में भी सीख लिया। तो क्या ये ऑप्शन हो तो शैक्षणिक संस्थान एकमात्र स्थान, नहीं, ये तो ऑप्शन है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि आप शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान जहां पर क्या आप अधिगम प्राप्त हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इनको क्या निचले स्तर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता मिलनी चाहिए, इसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचिए क्या है दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब देख नहीं सकते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन था विशेष व्यवहार वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सॉरी व्यवहार आवश्यकता वाले बच्चे, तो उसी तरह दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या था, को निचले स्तर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब अभी आपको मैंने बताया था
जो निचले स्तर जैसे काम करने में अगर आप उसको छूट दे देंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया दूसरे बच्चे के साथ आप उसको, अभी इन लोगों की अगर शिक्षा विशेष अवस्था वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जब बात की गई थी तो उसमें क्या था, उन बच्चों के सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया था, ऐसा इसलिए कहा गया था ताकि उन बच्चों के अंदर हीन भावना ना आए, मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ काम ये नहीं कर सकते हैं। उनको सामान्य बच्चों के साथ जब आप शिक्षा देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ हम भी ये सारे काम कर सकते जो एक सामान्य बच्चा कर सकता है, तो उनका विकास जल्दी से अच्छे तरीके से जल्दी होगा। ठीक है, तो निचले स्तर का करने छूट देंगे तो छूट नहीं मिली, छूट देंगे तो फिर उनका क्या हो जाएगा, विकास नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता मिलनी चाहिए। अब अगर माता पिता और मित्र उसके हर उसमें हेल्प करेंगे तो क्या बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, वो कई चीजों को करने से बचने लगेगा। जब बचने लगे तो जरूरी नहीं हर समय उसके साथ कोई ना कोई हो। ठीक है, तो उसको क्या करना, हमें उसको आत्मनिर्भर बना, उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है कि वो सारे काम खुद ब खुद कर सके, ना कि दूसरे के द्वारा हेल्प द्वारा कर सके। तो दैनिक कार्यों को उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब आप उसको बार बार वो चीज सिखाएंगे तो धीरे धीरे करके वो सीख जाएगा। उसको सीखने के बाद क्या हो जाएगा, आदत बन जाएगी। तो पहले वो क्या करेगा, पहले व्यक्ति वो अपनी आदतों का निर्माण कर लेगा, फिर बाद में वही आदतें उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन जैसे आपका कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। बिल्कुल, अगर आप उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे तो वो पहली चीज तो हीन भावना को उसके अंदर शिकार नहीं होगा। तो आगे क्या है, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करें। बिल्कुल, अगर वो बच्चा देख नहीं सकता तो सुन तो सकता है ना, श्रव्य सीडी के माध्यम जब आप उसको सहायता उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। कौन सी दिक्कत है कि साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करें। बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, विशेष व्यवहार करने फिर वही चीज जो एक हीन भावना, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन मिला, सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक है, उसमें निम्नलिखित 4 विशेषताएं, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता बिल्कुल होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, अच्छी बात है। अगला जैसे अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता, मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता होनी। बिल्कुल, अगर टीचर दक्ष नहीं होगा पढ़ाने में तो फिर क्या होगा, विषय पढ़ाने में अगर दक्ष नहीं हो तो फिर वो शिक्षक भी अच्छा नहीं है। ठीक है, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के साथ विषयों के ज्ञान में दक्षता, जो शिक्षण पद्धतियां आप पढ़ाने में नए नए तरीकों का प्रयोग करना, उनमें क्या है, विषयों को ज्ञान में दक्षता, और जो विषय है जो विषय आप पढ़ाने जा रहे कम से कम उसमें आप दक्ष होने चाहिए। अगर आप उसमें दक्ष हैं तो उसको ज्ञान ही नहीं तो फिर वो अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं। अगला ऑप्शन धैर्य और दृढ़ता। अब ये ऑप्शन समझते हैं क्या है धैर्य और दृढ़ता, क्या है कि जब आप बात यहां हो रही प्राथमिक स्तर बच्चे की। ठीक है, अब ये तो किसी भी स्तर के बच्चे, सबसे बड़ा टीचर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है दोस्तों वो क्या होता है, धैर्य। धैर्य यानी कि क्या होता है, धैर्य यानी कि पेशेंस। ठीक है, पेशेंस। ठीक है, टीचर के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्यों, अब पेशेंस कैसे, पेशेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे आप प्राथमिक स्तर बच्चे को पढ़ा रहे, आपने बच्चे को चीज समझाई, तो अगर बच्चा प्रखर बुद्धि का तो किसी बच्चे ने तुरंत सीख, लेकिन किसी बच्चे ने तुरंत नहीं सीख पाया, उसने कहा सर हमें फिर से बताया, तो आपने उसको फिर समझाया, फिर समझाने के बावजूद तो नहीं सीखा, 2 से 3 से 4 से 5 बार जब आपने उसको बताया, उसके बाद तब भी उसको, तो आपने क्या है अपनी टेक्निक बदली, दूसरी विधि समझाया उसको। ठीक है, उसके बाद उससे नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 तरीकों का लास्ट में उसको समझ में आया, तो आपको इतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ा, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको क्या उसको समझा पाए। तो यही क्या है, आपके अंदर यही धैर्य था तो आप उसको समझा ले गए। अब अगर धैर्य ना होता तो आप उससे क्या होता, परेशान होते, उससे क्या होता, उसको सोचते कि ये हम विद्यार्थी हमारे सामने ना है, तो आप उसको कभी सिखा नहीं पाएंगे। अगर शिक्षक के अंदर धैर्य की कमी है तो वो सारे बच्चों को सम्मिलित करके सिखा नहीं पाएगा उनको, वो प्रखर बुद्धि वाले बच्चों को छांट लेगा, उन्हीं को जल्दी समझाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, एक जो अच्छा शिक्षक होता है वो क्या सभी बच्चों को साथ में लेके चलता है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना है, उसको सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है और सभी बच्चों को आगे ले जाना है। ठीक है, तो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए उसमें कुछ प्रखर बुद्धि के होंगे तो कुछ कमजोर बच्चे भी होंगे, तो कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा वहां पर दक्षता की जरूरत पड़ती है, धैर्य की जरूरत पड़ती है, पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या, दृढ़ता। आप विषय पढ़ाने के आपके अंदर बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप विषय समझाने के लिए उस तरीके, आप एक बात को समझाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए और धैर्य, ये 2 गुण होने चाहिए। धैर्य सबसे बड़ा गुण है किसी भी स्टेज में टीचर के लिए, पेशेंस होना सबसे बड़ी चीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा था दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों क्या कहते हैं कि ये सीटेड भाग 1 का हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्या था, 15 आज 15 क्वेश्चन हो गया सीरीज, 30 क्वेश्चन की सीरीज है तो उसमें 15 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है सीटेट की, ये पेपर हमारा सॉल्व पेपर है 26 जून 2011 का। प्रैक्टिस में 26 जून 2011 को ये परीक्षा हो चुकी है, उसका हमारे पास सॉल्व पेपर, ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। इस जो
पेपर्स होंगे, पेपर में 5 सेक्शन होंगे, बाल विकास, गणित, ईवीएस, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश। तो संस्कृत या इंग्लिश जो ऑप्शनल है तो उसको छोड़ करके बाकी में 4 सेक्शंस में आपको एग्जाम के पहले सारे सेट आपको कवर करा दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ये वीडियो कैसा लगा इसका आप जो है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम जो और इसके बाद जो सारे पेपर्स मैं आपको कराऊंगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी या कोई और क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप वहां कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो आप पूछना चाहते हो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, या हमारा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर ग्रुप पर आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों।